नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी की तीसरी कक्षा में हम डिस्कस करेंगे एशिया में पाए जाने वाली प्रमुख गल्फ या बे जिसको हम खाड़ी कह देते हैं, और प्रमुख स्टेट्स जिसको जल संधि भी कहते हैं, और इस्थमस जिसके लिए स्थल संधि शब्द का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें बेसिक जानकारी लेनी होगी कि गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, स्टेट क्या होता है और इस्थमस क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बे क्या होता है। बे, इसके लिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया खाड़ी। बे क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है। तो एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के दोनों में, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों को हिंदी में खाड़ी ही कहा जाता है, बस अंतर क्या होगा उसको हम यहाँ समझेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर लगभग 71% जो हिस्सा है वो वाटर का हिस्सा है, यानी कि जल अवस्थित है यहाँ पर, जिसको हम ओशन कह देते हैं। ओशन के रूप में यहाँ पर 71% हिस्से पे पृथ्वी के पानी मौजूद है, जबकि 29% जो क्षेत्र है उस पर लैंड का एरिया मौजूद है, यानी कि बात हो रही है कॉन्टिनेंट्स की, महाद्वीप की। यह हम सभी जानते हैं इन चीज़ों को। अब क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर लैंड का जो एरिया है वो वाटर के एरिया से मिला हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का जो ये क्षेत्र है नीचे वाला, आपको पता है कि यहाँ पर ये लैंड का एरिया है, जबकि इधर क्या है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सारे में पानी ही पानी है, यानी कि ओशन है। आपको पता है नीचे इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है। आप इस बात को समझते हैं यहाँ पर। तो अगर आप ये बेसिक बात समझते हैं तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि अब ये वाला क्षेत्र क्या, कौन सा क्षेत्र होता है। तो जैसे हमने अभी भारत को बनाया यहाँ पर, तो भारत को हम पेनिनसुला कह देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। भारत में आप देखोगे कि यहाँ पर तो लैंड का एरिया है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है। इसलिए जो भारत का क्षेत्र है, ये नीचे वाला जो हमारा साउथ इंडिया है पूरा पूरा नीचे वाला, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इसलिए ऐसा कोई भी लैंड एरिया, जो कोई भी लैंड एरिया है जो तीन तरफ से वाटर से क्या है, घिरा हुआ है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप उसको हम कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर मामला उल्टा हो जाए, उल्टा का मतलब क्या है कि यदि तीन साइड में तो आपको लैंड का एरिया दिखाई दे, यहाँ पर भी लैंड, यहाँ पर भी लैंड और यहाँ पर भी लैंड, यानी कि तीन तरफ तो स्थल है, जबकि एक तरफ क्या है, वाटर है, एक तरफ क्या है, सिर्फ जल मौजूद है। तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं बे, यानी कि खाड़ी का एरिया इसको हम बोलते हैं। अब अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि बे में और गल्फ में क्या डिफरेंस है, तो है तो इसमें भी लगभग सेम ही सिचुएशन। लेकिन जैसे कुछ आप अगर पृथ्वी पर मौजूद कुछ प्रमुख हम अगर देखते हैं कुछ खाड़ियों को, तो वहाँ से एक छोटा सा डिफरेंस हम जो है वहाँ पर देख पाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक प्रसिद्ध महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, इस टाइप का महाद्वीप है, आपने सभी ने देखा भी होगा। ये यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ हडसन। आपने इसको देखा होगा, इसको हम गल्फ बोलते हैं। इसको हम बे ऑफ हडसन नहीं कहते। जैसे भारत का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मौजूद है, यानी कि बंगाली खाड़ी है, तो वहाँ पर हमने उसको बोल दिया बे। लेकिन इसको हमने गल्फ क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ये तीन से भी ज़्यादा टाइम्स अगर बात करते हैं, वाटर से क्या है, ये घिरी हुई है, यानी कि वाटर इसको क्या करता है, सराउंड्स करता है, चारों ओर से घेर के रखता है। तो जहाँ पर तीन तरफ से पानी को ने घेरा हुआ है उसको हम बोलते हैं बे। जहाँ पर तीन से भी ज़्यादा तरफ, यानी कि एक प्रकार से देखें तो चारों ओर से जो है सही तरीके से घिरा हुआ है, बस कुछ एक हिस्सा छोटा सा बचा हुआ है जहाँ से पानी इस क्षेत्र में आ पा रहा है, उसको हम गल्फ कह देते हैं। बात करें यदि एशिया की प्रमुख जो गल्फ है, प्रमुख खाड़ियाँ हैं, वो कौन कौन सी खाड़ी हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम इस बात को भी समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कि मान लेते हैं कि कोई ओशन है, कोई एक बड़ा सा महासागर है। जैसे आपने सभी ने पढ़ा होगा कि महासागरों की संख्या कितनी है, 4 महासागर है हमारे जो है पृथ्वी पर, जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक है, यानी कि प्रशांत महासागर है। दूसरा यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। तीसरा यहाँ पर इंडियन ओशन है। चौथा यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, तो आर्कटिक महासागर है। ये 4 बड़े बड़े महासागर हैं। जो ये 3 महासागर है प्रमुख रूप से, जो इनका साउथ वाला पार्ट है, यानी कि इनका तीनों का कंबाइन करके अगर देखा जाए, जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम कभी कभी सदर्न ओशन कह देते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि सदर्न ओशन कोई अलग से कोई महासागर ना हो करके, इन तीनों का जो पार्ट है साउथ वाला, उसको ही हम कलेक्टिवली सदर्न ओशन कह देते हैं। और एन यहाँ पर ऐसा है।
जो एक महासागर होता है उस महासागर में बहुत सारे सागर होते हैं, छोटे छोटे सागर हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, उसके लिए शब्द होगा सागर। ये महासागर है यानी कि बड़े वाला सागर है और ये छोटे वाला सागर है। तो बहुत सारे सागर भी हो सकते हैं। इसी महासागर में बहुत सारी गल्फ भी हो सकती हैं, बहुत सारी बे भी हो सकती हैं। तो बे और गल्फ हो या सी हो, ये तीनों के तीनों किसका पार्ट होते हैं, ओशियन का ही पार्ट होते हैं। इनको हम किसी भी जो है कोई रीजन है, कोई पर्टिकुलर किसी रीजनल क्षेत्र में ये पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनका कोई नाम भी रीजनली हो जाता है। जैसे मैं आपकी अगर यहाँ पर बताऊँ तो जैसे हमारा देश है भारत, भारत में यहाँ पर आपको पता है कि बंगाल का क्षेत्र है पूरा पूरा, इसलिए इसके पास में पड़ने वाली खाड़ी को भी हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कह देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैक्सिको के पास में पड़ने वाली खाड़ी को हम मैक्सिकन गल्फ बोल देते हैं, मैक्सिकन बे कह देते हैं उसको। तो जो रीजनल नाम उनको रीजनल एरिया की वजह से दिया जाता है। सबसे पहले जो एशिया की प्रमुख जो गल्फ है उसका नाम है ओब, यानी कि ओब की खाड़ी या गल्फ ऑफ ओब। गल्फ ऑफ ओब, जैसे मैंने आपको बताया कि गल्फ किसका हिस्सा होता है, एक महासागर का। तो ये कौन से महासागर का हिस्सा है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ साइड में पड़ रही होगी, एशिया के कहाँ पर होगी, ये नॉर्थ में मौजूद होगी। अभी मैंने आपको एक बात और भी बताई है कि एक होता है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होगा कि प्रायद्वीप, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख पेनिनसुला है जिनका आपको याद रखना है। एक का नाम है यमल और दूसरे का नाम है गाइडेन। ये 2 प्रमुख जो है प्रायद्वीप है, 2 प्रमुख क्या है, ये पेनिनसुला है, जिनके बीच में पड़ती है कौन सी खाड़ी, ओब की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ ओब कहाँ पर है, आर्कटिक में है, एशिया के नॉर्थ में है। 2 प्रमुख प्रायद्वीप है, यमल और गाइडन, जिनके बीच में ये मौजूद है। दूसरी प्रमुख जो खाड़ी है वो है चिहली। इसका नाम है चिहली की खाड़ी। चिहली की खाड़ी पड़ती है येलो सी में, येलो सी यानी कि पीला सागर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि येलो सी में कौन सी नदी गिरती है, कौन सी नदी यहाँ पर ड्रेन करती है, उसका नाम है हवांग हो, जिसको हम येलो पेरिल भी कहते हैं। तो ये जो येलो सी है, ये येलो सी जो हिस्सा है ये किसका है, पैसिफिक का हिस्सा है, पैसिफिक ओशन का, यानी कि प्रशांत महासागर का। और आपको पता है कि ये जो पड़ रहा है, ये जो खाड़ी है यानी कि येलो सी में अगर ये मौजूद है तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, चाइना के ईस्ट में होगी। तो ईस्ट चाइना में मौजूद है चिहली की खाड़ी। अगली प्रसिद्ध जो खाड़ी है उसका नाम है टोंकिन। टोंकिन की जो खाड़ी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट खाड़ी है क्योंकि इसका अपना एक इतिहास रहा है। ये पड़ती है ईस्ट ऑफ वियतनाम, यानी कि वियतनाम देश के आसपास में ये मौजूद है। अब वियतनाम एक काफ़ी फेमस जगह भी है। आपको पता है कि वियतनाम में एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुआ था 1964 में यूएसए को, जहाँ पर बहुत एक प्रकार से पराजय का सामना करना पड़ा था, डिफीट का सामना करना पड़ा था। काफ़ी फेमस है। और वो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये कहीं टोंकिन के रीजन के आसपास का जो जंगलों का क्षेत्र है वहाँ पर लड़ा गया था। तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये। तो टोंकिन की जो खाड़ी है ये मौजूद कहाँ पर है, वियतनाम के ईस्ट में, जहाँ पर मौजूद है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर किसका हिस्सा है, ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बात करें अगर दक्षिण चीन सागर की, तो दक्षिणी चीन सागर एक ऐसा क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र को लेकर के हमेशा जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप समझोगे कि ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हर देश का अपना अपना एक, जैसे हम कहते हैं ना कि जो समुद्री क्षेत्र होता है इसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कह देते हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए बहुत सारे देशों में, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है उनमें और चाइना में लगातार आपस में कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, आपस में कुछ जो है वहाँ पर स्ट्रगल वगैरह जो रहता है, जिसकी वजह से ये हमेशा चर्चा में रहता है साउथ चाइना सी। तो टोंकिन एक इम्पोर्टेंट जो है खाड़ी है, इम्पोर्टेंट एक गल्फ है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब थाईलैंड आपको पता है कि ये भी साउथ ईस्ट एशिया का देश है। थाईलैंड की जो गल्फ है, थाईलैंड की जो खाड़ी है ये कहाँ पर पड़ेगी, ये साउथ टू थाईलैंड पड़ेगी, यानी कि थाईलैंड के दक्षिण में ये मौजूद है, साउथ ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के दक्षिण में ये मौजूद है। और जो थाईलैंड के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है, साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिणी चीन सागर। और ये दक्षिणी चीन सागर भी किसका हिस्सा है, पैसिफिक ओशियन का, यानी कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अगले जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ,
देखिए जो पर्शियन गल्फ है इसका नाम हिंदी में बनता है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और फारस या पर्शिया ये पुराने नाम है किसके, ईरान के। यानी कि ये खाड़ी कहीं ना कहीं कहाँ पर होगी, ईरान के क्षेत्र में मौजूद होगी। अब ईरान का जो क्षेत्र है उसको अगर हम यहाँ पर एक मैप के माध्यम से समझते हैं, अगर आप लोगों ने अफ्रीका का भी मैप पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले, तो इस टाइप का जो है एक फिगर वहाँ पर हमने बनाया था। ये हमारा देश इंडिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है अरब प्रायद्वीप, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला है ये यहाँ पर। और यहाँ पर ये देश है जो उसका नाम है ईरान। तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है, ये है फारस की खाड़ी का क्षेत्र। अब फारस की खाड़ी का जो ये क्षेत्र है इसके ठीक नीचे आपको पता है कि अरब सागर है, अरेबियन सी भी है यहाँ पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये किसका हिस्सा है, ये अरेबियन सी का हिस्सा है, यानी कि अरब के सागर का हिस्सा है। लेकिन अरब के सागर जो खुद में हिस्सा है वो किसका है, इंडियन ओशन का, यानी कि ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन का क्या है, हिस्सा है। तो पर्शियन गल्फ में यहाँ पर दो बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि पहली बात तो ये है कि ये ईरान के आसपास के क्षेत्र में है। दूसरी बात ये है कि अरेबियन सी का हिस्सा है पर्शियन गल्फ, और अरेबियन सी खुद किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है। और ये दो प्रमुख जो पेनिनसुला है या प्रमुख जो कंट्रीज़ है उनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। यानी कि इधर अरब है, सऊदी अरब है, और इधर कौन सा है, ईरान है। अगली प्रसिद्ध जो खाड़ी है वो है ओमान की खाड़ी। तो ओमान एक देश है, आपको पता है कि ओमान देश है, एक गल्फ़ कंट्री है। इसका नाम भी गल्फ़ कंट्री इसलिए पड़ा हुआ है इनका सभी का ही, यानी खाड़ी देश इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्शियन गल्फ़ के आसपास में पड़ते हैं। और यहाँ पर दो खाड़ियाँ एक साथ है, जैसे कि मैंने अभी फिगर बनाया था, आपको इसको दोबारा से थोड़ा सा और अच्छे से समझना है इस फिगर को। ये आपको पता है कि यहाँ पर ये अरब का प्रायद्वीप है, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला है ये, यहाँ पर ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पर ये ईरान है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ओमान, ये देश है ओमान। और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, इसको ही हम बोलते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी। जबकि इससे ऊपर वाला कौन सा था ये, इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ़। तो आपको ये पता चल गया है कि ओमान की खाड़ी क्या कर रही है, कि ये ईरान को ये क्या कर रही है, इसके बारे में कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये खुद भी अरेबियन सी का हिस्सा है, और अगर ये अरेबियन सी का हिस्सा है तो कौन से ओशन का होगा, इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर का हिस्सा होगा। दूसरी बात ये है कि ये सेपरेट कर रही है दो देशों को, किस किस को, ईरान को और ओमान को। तो ये खाड़ी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इनको गल्फ़ कंट्रीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में जो ये यहाँ पर खाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम के बहुत बड़े बड़े जो है रिसोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर क्या है कि उसके बड़े बड़े भंडार हैं यहाँ पर पेट्रोलियम के। तो इसलिए यहाँ पर तेल भी निकलता है काफ़ी, पेट्रोलियम के जो उत्पाद है वो काफ़ी यहाँ से निकलते हैं। इसलिए इसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो खाड़ी देश है सभी के सभी प्रसिद्ध है किसके लिए, तेल को, या जो प्राकृतिक तेल है, क्रूड ऑयल है, उसके जो है उसके एक्सकेवेशन के लिए या उसके जो एक्सट्रैक्शन के लिए ये प्रसिद्ध है। अगली प्रसिद्ध जो खाड़ी है उसका नाम है अदन की खाड़ी या गल्फ़ ऑफ अदन, इसको एडन भी बोल देते हैं, गल्फ़ ऑफ एडन, ये सॉरी ई आएगा यहाँ पर, गल्फ़ ऑफ एडन। अब जो अदन की खाड़ी है ये भी लगभग वहीं पर पड़ रही है। अगर आप लोगों ने ये अफ्रीका महाद्वीप देखा होगा, इस प्रकार से महाद्वीप है जिसको हम यहाँ पर, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है सोमालिया। ये सोमालिया वही देश है जहाँ पर समुद्री लुटेरे भी काफ़ी रहते हैं और काफ़ी परेशानी रहती है इन लुटेरों की वजह से। और आपको यहाँ पर ये अरब का प्रायद्वीप है, यहाँ पर ये क्या है, अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला है। अब जो ये अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर रेड सी है, वहाँ तक हमें जाना नहीं, क्योंकि रेड सी की अगर बात करते हैं तो वो फिर अफ्रीका वाले रीजन में हम उसको जो पढ़ेंगे वहाँ पर। और यहाँ पर ये बोब एल-मंदेब की संधि है, ये भी हम अफ्रीका के संदर्भ में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर, सोमालिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पड़ती है अदन की खाड़ी। तो जो अदन की गल्फ़ है वो पड़ रही है कहाँ पर, अरब प्रायद्वीप और सोमालिया के बीच में। और अरब प्रायद्वीप का एक प्रसिद्ध जो है देश है यहाँ पर जिसका नाम है यमन, इसका नाम क्या है, यमन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अदन की खाड़ी जो होगी ये क्या कर रही है कि ये पहली बात तो अफ्रीका और जो इधर क्या है ये एशिया, अफ्रीका का कौन सा हिस्सा, सोमालिया, और एशिया का कौन सा हिस्सा यहाँ पर, जो देश का नाम है जिसका, यमन।
तो इन दोनों को अलग कर रही है ये वाली जो खाड़ी है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो ये खाड़ी है ये किसका हिस्सा है, ये इंडियन ओशन का हिस्सा है, यानी कि हिंद महासागर का हिस्सा है। प्रिय दोस्तों, ये प्रमुख खाड़ियाँ थी जो एशिया की प्रमुख खाड़ियाँ थी। अब हम एशिया की प्रमुख स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि स्टेट्स क्या होती हैं, और दूसरा हम समझेंगे इस्थमस के बारे में भी, इस्थमस क्या होता है। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, दोनों क्यों एक दूसरे के अपोजिट है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, स्टेट को के लिए हिंदी में शब्द है जल संधि, या इसको हम बोल सकते हैं जल डमरू मध्य। अब यहाँ पर 3 भागों में जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डमरू ऐसा होता है, इस टाइप से डमरू बना होता है, इस टाइप से। तो मान लीजिए कि ऊपर का हिस्सा भी ये क्या है, स्थल का हिस्सा है, लैंड का एरिया है यहाँ पर। नीचे का हिस्सा भी कैसा है, ये लैंड का एरिया है, यानी कि स्थल का एरिया है। जबकि इनके बीच में आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर सारा का सारा कौन सा हिस्सा है, ये वाटर का हिस्सा है, यानी कि जल है, या कोई सी है या कोई ओशन है यहाँ पर। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट क्या कर रही है कि ये जो लैंड के पार्ट्स हैं यहाँ पर, लैंड के पार्ट से, तो लैंड एरिया जो होगा उसको तो करता है क्या, ये सेपरेट करता है, उसको तो क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, यानी कि अलग अलग कर रहा है उसको। जबकि जो वाटर बॉडीज़ हैं आपस की, उन दोनों को क्या कर रहा है, उनको ये मिला रहा है। तो जो 2 वाटर बॉडीज़ है उनको क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, यानी कि इट कनेक्ट्स 2 वाटर बॉडीज़। अब ये वाटर बॉडीज़ कौन सी हो सकती है, ये सी से सी को भी कनेक्ट कर सकता है, ये सी से ओशन को भी कनेक्ट कर सकता है। आपको पता है कि ओशन बड़ा होता है जबकि सी छोटा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, यानी कि जल की संधि, यानी कि जल ने यहाँ पर क्या कर दिया, बीच में डिवीज़न पैदा कर दिया है 2 स्थल खंडों के बीच में। जबकि अगर बात करते हैं हम इस इस्थमस की, तो इस्थमस को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि अफ्रीका महाद्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप के बीच में यहाँ पर एक प्रसिद्ध एक इस्थमस है। यहाँ पर आपने इस प्रकार से देखा होगा, ये अरेबियन है, यानी कि ये अरेबियन प्लेटू है यहाँ पर, या अरेबियन पेनिनसुला कह देंगे इसको, अरब का प्रायद्वीप। इधर ये अफ्रीका देश है, अफ्रीका महाद्वीप है। अरेबियन किसका हिस्सा है, ये एशिया का हिस्सा है। तो जो इनके बीच में आपको ये वाला एरिया यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये एक इस्थमस है। इस्थमस क्यों है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं स्थल संधि, यानी कि एक स्थल संधि का एक ऐसा भाग है कि स्थल संधि का मतलब होता है जोड़ना, 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना। तो ये क्या कर रहा है कि स्थल का ही हिस्सा है जिस पर जो कब्जा है वो इजिप्ट देश का है, और इजिप्ट को हम मिस्र भी कहते हैं, आप सभी जानते भी होंगे। तो मिस्र का एक एरिया यहाँ पर ऐसा पड़ रहा है कि जो क्या कर रहा है, एशिया को और इसको जो दूसरा अफ्रीका है, इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, यानी कि कनेक्ट कर रहा है कि इसको, ये लैंड एरिया को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। तो इसलिए इसको हम इस्थमस कहते हैं। बात करते हैं एशिया की प्रमुख जो संधियाँ हैं वो कौन कौन सी है, जल संधियाँ। देखो, एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो स्टेट्स है, क्योंकि इस्थमस तो बहुत ही कम जो पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो पृथ्वी पर है वो क्या है, स्टेट्स है, यानी कि जल संधि है, जिसको हम कह सकते हैं जल डमरू मध्य। और हम जल संधि किसकी पढ़ रहे हैं फिलहाल यहाँ पर, एशिया की। तो जो एशियन स्टेट्स है उनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे यहाँ पर। सबसे जो पहली जो स्टेट है उसका नाम है बेरिंग। देखिए, मैंने यहाँ पर मैप इसलिए नहीं बनाया कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो, पिछले 2 वीडियोज़ में लगातार मैप ही बनाया है। तो बेरिंग जल संधि का मतलब है कि यहाँ पर जल संधि है, यानी कि जल को तो कनेक्ट कर रही है, वाटर को क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। जबकि जो लैंड एरिया है, लैंड का पार्ट है, उसको क्या करती है, ये सेपरेट करती है, अलग करती है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं, जो बेरिंग जल संधि है ये किस किस को सेपरेट करती है, तो ये एशिया को सेपरेट करती है, किससे, नॉर्थ अमेरिका से। चलो मैं थोड़ा सा इसका एक फिगर बना देता हूँ। आपने यहाँ पर देखा होगा कि इस टाइप से ये तो महाद्वीप जो है ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये साइबेरिया का हिस्सा यानी कि रूस का हिस्सा है, रशिया है। और रशिया किसका हिस्सा, खुद में एशिया का हिस्सा है। यहाँ पर ये एशिया वाला रशिया है इस क्षेत्र में। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके बीच का जो ये हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर नीचे क्या है, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। ऊपर कौन सा है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। अगर इनकी भी हम सी को देखें यहाँ पर कि सी कौन कौन से यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर है एक चुकची सी, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर चुकची सी पड़ता है। यानी कि चुकची जो सागर है ये किसका हिस्सा है, आर्कटिक का जो है हिस्सा है, आर्कटिक ओशन का। जबकि पैसिफिक में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है बेरिंग सी,
यानी कि बेरिंग सागर ये किसका हिस्सा है, ये पैसिफिक का हिस्सा है। तो आपको जो मेन बात ध्यान रखने की वो क्या है कि बेरिंग जो है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से या रूस को, यहाँ पर जो ये पार्ट है ये किसका है, इसको बोलते हैं हम अलास्का। अलास्का यानी कि एशिया का कौन सा भाग, रशिया, और नॉर्थ अमेरिका का कौन सा भाग, अलास्का। इन दोनों को क्या करती है, ये सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये क्या कर रही है कि ये पैसिफिक ओशियन को किसके साथ में कनेक्ट कर रही है आपस में, ये कनेक्ट करती है किसके साथ में, आर्कटिक जो ओशियन है उसके साथ में। अब पैसिफिक का हिस्सा कौन सा है वो यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि बेरिंग सी। पैसिफिक का कौन सा हिस्सा है, बेरिंग सी, और इसका कौन सा हिस्सा है यहाँ पर, चुकची सी। चुकची सी। तो ये दो सागर है। अब यहाँ से सवाल आपसे किसी भी तरीके से कि मैंने पूछ लिया जाए, आप उम्मीद है कि उसको कर लोगे कि बेरिंग जो जल संधि है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी प्रमुख जो जल संधि है उसका नाम है सोया स्टेट। सोया स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है कि ये कनेक्ट आपस में किस किस को करेगी, तो रूस का एक पार्ट है जिसका नाम है सखालिन आइलैंड है, सखालिन द्वीप। तो सखालिन द्वीप किसका हिस्सा है, रशिया का हिस्सा है। जबकि एक है दूसरा होकाइडो आइलैंड, ये किसका है, जापान का। देखो जापान का मैं यहाँ पर एक बात और भी डिस्कस करूँगा कि जापान का एक द्वीप है जिसका नाम है होन्शू। तो होन्शू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान का दूसरा जो यहाँ पर प्रमुख एक द्वीप है उसका नाम है होकाइडो। तो होकाइडो को अलग करता है सखालिन से। होकाइडो को अलग किससे कर रहा है, ये सखालिन से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी खास बात क्या है कि ये कनेक्ट किस किस को करेगा, तो सखालिन के पास में एक प्रसिद्ध सागर है जिसका नाम है ओखोटस्क। और ओखोटस्क मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओखोटस्क को ये कनेक्ट कर रहा है जो जापान सी है, यानी कि जापान का सागर, उसका नाम भी जापान का सागर है। अब इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों के दोनों ही हिस्सा किसका है, ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, यानी कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसलिए सोया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सोया का कुछ जगह पर नाम जो है लिखा हुआ है ला पैरोज, ये ओ है यहाँ पर, ला पैरोज भी इसको कहा जाता है, सोया स्टेट को। इम्पोर्टेंट जो जल संधि है उसका नाम है टार्टर। इसको टार्टर भी कहते हैं और इसको टार्ट्री भी कहते हैं। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी। टार्ट्री भी क्या कर रही है कि जो ईस्टर्न पार्ट है रशिया का, यानी कि इसको हम कह देंगे ईस्टर्न रशिया, और उसी का ही एक पार्ट है जो आइलैंड की फॉर्म में है, उसका नाम है सखालिन। अभी हमने डिस्कस भी किया इसके बारे में। सखालिन क्या है, एक आइलैंड है। दोनों किसके हैं, ये भी रशिया का है और ये भी रशिया का है। तो दोनों को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, दोनों को अलग अलग करता है। ईस्टर्न रशिया का जो पार्ट है उसको भी अलग करता है ये, किससे, सखालिन वाले पार्ट से। लेकिन जो सखालिन आइलैंड है जिसकी हमने बात की है, इन दोनों के बीच में एक प्रसिद्ध सागर है यहाँ पर, जिसका नाम है, वही अभी डिस्कस किया इसके बारे में, ओखोटस्क। तो ओखोटस्क जो सी है उसको ये कनेक्ट करता है किसके साथ में, सी ऑफ जापान, या जापान सी या जापान सागर कह देंगे इसको। और दोनों किसका हिस्सा है, ये भी पैसिफिक का हिस्सा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख जल संधि का नाम है कोरियन या कोरियाई जो स्ट्रेट है, कोरियाई जल संधि या कोरिया की जलडमरू मध्य। कोरिया आप सभी के सभी जानते भी हो कि कोरिया एक पेनिनसुला है। अगर आपको पता हो इसके बारे में, पेनिनसुला का मतलब है कि एक प्रायद्वीप है। अब जो कोरिया है ये एक प्रायद्वीप है, और कोरिया प्रायद्वीप के पास में एक देश पड़ता है जिसका नाम है जापान, प्रसिद्ध देश है। आपको ये भी पता होगा कि जापान ने लंबे समय तक जो है कोरिया पर अपना कंट्रोल रखा है, अपना नियंत्रण रखा है। तो जो ये कोरिया है, आपको पता है कि कोरिया का जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम साउथ कोरिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो है उसी के पास में देश कौन सा पड़ रहा है, जापान। और जापान का भी अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जापान का वो कौन सा ऐसे वो जो क्षेत्र है उसका नाम है क्यूशू आइलैंड। तो क्यूशू आइलैंड को ये सेपरेट कर रहा है किससे, साउथ कोरिया से। दूसरी चीज़, अगर ये यहाँ पर सेपरेट कर रहा है तो किसी ना किसी को ये कनेक्ट भी कर रहा होगा। कनेक्ट ये किसको करता है कि वहीं पर ही जापान है जहाँ पर, तो आपको पता है जापान है तो यहाँ पर सागर भी कौन सा होगा, जापान वाला ही होगा, जापान सी है वहाँ पर। तो जापान सी को ये कनेक्ट करता है जो साउथ कोरिया के पास में मौजूद सागर है। और साउथ कोरिया के पास में आपको पता है कौन सा सागर है वहाँ पर, येलो सी। ये येलो सी बार बार आ रहा है यहाँ पर, वही सी है ये। इसका नाम पीला सागर इसलिए है क्योंकि जब लोयस के जो सेडिमेंट्स होते हैं, लोयस मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी कि लोयस क्या है कि ये विंड से बनते हैं, विंड के इरोजन से
बनने वाली एक रेत टाइप का एक जो है ये टेक्सचर होता है इसका। और ये जब येलो पेरिल रिवर यानी कि हवांग हो के माध्यम से ये लगातार पैसिफिक ओशन में गिरता रहता है, तो वहाँ का पानी पीला पीला हो जाता है। इसलिए उसको, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को रीजनल जो है कोजेस के आधार पर ही हम येलो सी भी कहते हैं। एक प्रसिद्ध द्वीपीय देश है जिसका नाम है ताइवान, और ताइवान के पास में एक प्रसिद्ध जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोरमोसा, इसका नाम है फोरमोसा स्ट्रेट, फोरमोसा जल संधि, फारमोसा जल संधि बोल सकते हैं, फोरमोसा जल संधि बोल सकते हैं। तो चाइना के नीचे एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है ताइवान। तो ये क्या कर रहा है कि ये पहली बात तो चाइना को ये अलग करता है, किससे? ताइवान से। चाइना को अलग कर रहा है किससे? ताइवान से। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पता है कि चाइना के पास में, जो चाइना के ईस्ट में पड़ता है, उसका नाम है ईस्ट चाइना सी, ठीक है। और जो ताइवान के पास में है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। इसको साउथ इसलिए कहा गया क्योंकि जो ताइवान है ये क्या है कि चीन के साउथ में पड़ता है ये। तो इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? ये भी आपको पता है कि पैसिफिक का ही हिस्सा है। तो जब हम एशिया के बारे में स्पेशली बात करते हैं, स्टेट्स के बारे में, तो ज़्यादातर आपको जो जल संधियाँ दिखाई देगी वो कहाँ पर होगी? पैसिफिक में। और दूसरी जो प्रमुख होगी वो इंडियन ओशन में मौजूद होंगी। अगली जो प्रमुख जल संधि है उसका नाम है लुजोन। लुजोन बात करेंगे लुजोन की, तो लुजोन एक जो है छोटा सा एक आइलैंड है अगर इसकी बात करते हैं, और ये आइलैंड पड़ता है कहाँ पर? फिलीपींस में पड़ता है। तो ये अगर फिलीपींस में पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लुजोन किसका हिस्सा है? फिलीपींस का। ये जो लुजोन है ये एक स्थल है, स्थल है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? सेपरेट करेगा। और सेपरेट किसको कर रहा है? ये ताइवान को। तो ताइवान आपको पता है कि एक अलग से देश है। ताइवान वही देश है जिसको स्टार्टिंग में जब ये इसमें 1949 के आसपास में जब चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो यहाँ पर एक जो पार्टी थी उनकी, जो एक प्रकार की डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वहाँ से मेन चाइना से भगा दिया गया था माओ से तुंग की सेनाओं ने, और वह करके ताइवान में बस गया था। तो इस ताइवान को ही पहले चाइना मानता था यूएस से। तो इसलिए जो ताइवान का क्षेत्र है, ताइवान के क्षेत्र में भी काफ़ी एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा हुआ है उसका, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है। जो लुजोन का क्षेत्र है इसको हम मानते हैं कि ये पैसिफिक ओशन में ही है, पैसिफिक ओशन में ये पड़ता है फिलीपींस। आपको पता है जब हमने प्लेट टेक्टोनिज्म की थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पर आपने इस बात को समझा भी होगा। तो पैसिफिक ओशन है, जबकि जो ताइवान है, आपको पता है कि ताइवान का जो क्षेत्र था, ताइवान का जो ये क्षेत्र है ये पड़ता है चाइना सी के आसपास में। तो जो क्षेत्र है वहाँ पर वो है कौन सा? ईस्ट चाइना सी। तो ये ईस्ट चाइना सी को अलग करता है, आपस में जोड़ता है किससे? पैसिफिक ओशियन से। यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये किसको करता है? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को किससे कनेक्ट करता है? ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। यानी कि लुजोन जल संधि पैसिफिक ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है, वो गलती से ईस्ट चाइना सी यहाँ पर लिखा गया था। अगली प्रमुख जल संधि है उसका नाम है मकासर, मकासर स्ट्रेट। तो मकासर जल संधि भी काफ़ी प्रसिद्ध जल संधि है। और मकासर जल संधि जो है ये क्या करती है कि एक है सेलिबीज आइलैंड, सेलिबीज आइलैंड से ये पड़ते हैं पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक जो महासागर है, प्रशांत महासागर में ही सेलिबीज द्वीप पड़ते हैं, और ये इनको सेपरेट करता है किससे? बोर्नियो से। बोर्नियो, और बोर्नियो किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बोर्नियो जो आइलैंड है ये सबसे बड़ा आइलैंड है इंडोनेशिया का। मैंने आपको पहले बताया था कि 16,500 के आसपास में द्वीप है टोटल, और बोर्नियो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो द्वीप है पृथ्वी पर वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। वो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का जो कंट्रोल है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? वो है बोर्नियो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सेलिबीज आइलैंड को क्या करता है? ये अलग करता है और जोड़ता है किसको? सेलिबीज आइलैंड के पास में पड़ता है सेलिबीज सी, यानी कि सेलिबीज सागर। सेलिबीज सागर किसका हिस्सा होगा? आप समझ पा रहे हैं, पैसिफिक का हिस्सा होगा। और ये कनेक्ट इसके साथ में कर रहा है जो, वो किसको कर रहा है? जावा सी के, जावा सी। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जावा जो है ये सागर है, जावा एक आइलैंड भी है, और ये आइलैंड किसका है? इंडोनेशिया का। जैसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हो गया बोर्नियो, फिर हुआ सुमात्रा, फिर हो गया तीसरा जावा। तो जावा का एक अलग से सागर भी है, तो जावा सागर के साथ में इसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जल संधि का नाम है सुंडा। सुंडा जो जल संधि है इसके अलावा भी इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये कि सुंडा एक स्टेट है, सुंडा एक जल संधि है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। दूसरा, सुंडा एक ट्रेंच भी है, ट्रेंच का मतलब गर्त है।
और ये प्रसिद्ध गर्त है कहाँ की, हिंद महासागर की, इंडियन ओशन की। तो हिंद महासागर की प्रमुख गर्त है सुंडा, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंद महासागर का ही एक पार्ट है सुंडा सी, यानी कि सुंडा सागर। तो जब हम इसकी बात करते हैं सुंडा स्टेट की, तो सुंडा स्टेट क्या करती है कि पहली बात तो ये है कि ये इंडियन ओशन को ये सुंडा सी को, सुंडा सागर को अलग कर रही, कनेक्ट कर रही है जावा सी के साथ में, जावा सी। तो जावा सागर है, आपको पता है कि जावा सागर किसका, ये जावा सागर पड़ता है इंडोनेशिया के आसपास में। ये पड़ता है कहाँ पर, इंडोनेशिया के आसपास में। और सुंडा सी जो है, ये सुंडा सी कहाँ पर पड़ रहा है, ये इंडियन ओशन में की साइड में पड़ रहा है दूसरी तरफ। तो सुंडा स्टेट जो होगी ये क्या काम करेगी कि जो इसका ये आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के दो प्रमुख आइलैंड है, एक का नाम है जावा और एक का नाम है सुमात्रा। सुमात्रा और जावा को क्या करती है, ये अलग अलग करती है। जावा जो आइलैंड है ये छोटा भले ही है, लेकिन यहाँ पर राजधानी जकार्ता राजधानी कहाँ की है, कैपिटल कहाँ की है, इंडोनेशिया की, वो मौजूद है यहाँ पर। तो सुंडा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। जल संधि है मलक्का। मलक्का की खास बात क्या है कि ये दुनिया में कुछ प्रमुख स्टेट्स हैं, जैसे आपको जब हम बाद में पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका में एक प्रसिद्ध है जिब्राल्टर, आपने सुना भी होगा। ऐसा क्षेत्र होता है ये कि जहाँ से बहुत सारे, इसको हम कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिपिंग कॉरिडोर ऑफ वर्ल्ड। शिपिंग कॉरिडोर का मतलब है कि शिपिंग यानी कि जहाँ से जो है पानी के जहाज जा रहे हों, उसका गलियारा जो होता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ट्रेड के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जो कार्गो शिप्स होती हैं, जहाँ से बड़ा बड़ा जो सामान होता है उसका व्यापार चलता है इंटरनेशनल, तो वो इससे होते हुए ही अगर देखा जाए तो इससे होते हुए जाता है जब एशिया के साथ में व्यापार होता है दूसरे देशों का। तो मलक्का स्टेट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट मानी जाती है। अब मलक्का स्टेट की खास बात क्या है कि ये क्या काम करता है कि ये जो एक है मलेशिया जो देश है, मलेशिया देश को, ये जो दूसरा देश है हमारा इंडोनेशिया का भी जो सुमात्रा है, सुमात्रा से अलग करती है। इंडोनेशिया का जो ये हिस्सा है सुमात्रा, इसको क्या करती है, ये अलग करती है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि जो यहाँ पर आपको पता है कि ये क्षेत्र में पड़ रहा है, यहाँ पर सुमात्रा के पास में जावा सी यानी कि जावा सागर, जबकि मलेशिया के क्षेत्र में पड़ रही है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो मलक्का है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो शिपिंग कॉरिडोर है बड़ा प्रसिद्ध, दूसरा यहाँ से व्यापार वाणिज्य तो होता है, साथ साथ में ये बे ऑफ बंगाल को जावा सी यानी कि जावा सागर से भी अलग करता है। प्रसिद्ध जलसंधि है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जोहर, इसको जोहर भी बोलते हैं। और जो जोहर इसकी स्पेलिंग में आएगा ओ, जोहर। तो जोहर की जो जलसंधि है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सिंगापुर, आपने सुना होगा, प्रसिद्ध देश है। सिंगापुर को ये अलग करता है, सेपरेट करता है मलेशिया से। सिंगापुर को ये मलेशिया से क्या करता है, अलग करता है। जबकि वहीं पर ही आप अगर देखोगे कि जो अभी हमने इससे पहले पढ़ी स्टेट ऑफ मलक्का, तो स्टेट ऑफ जो मलक्का है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, स्टेट ऑफ मलक्का, उसको एक कनेक्ट कर रहा है आपस में। वो कनेक्ट उसको किसके साथ में करता है, जो चाइना के साउथ में पड़ने वाला सी है, और चाइना के साउथ में कौन सा पड़ता है, साउथ चाइना सी पड़ता है। तो इन दोनों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है आपस में। नेक्स्ट है होर्मुज। देखिए आप इन दो नामों में कंफ्यूज मत होना। एक है फार्मोसा जो ताइवान को और चीन के बीच में थी, हमने जिसको बारे में भी पढ़ा था। एक है होर्मुज जो जलसंधि है ये यूएई, आप जानते हो इस देश को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, इसको ये सेपरेट कर रहा है ईरान से। यहाँ पर अभी हमने दो प्रसिद्ध जो खाड़ियाँ पढ़ी थी, एक का नाम था गल्फ ऑफ ओमान, दूसरे का नाम था पर्शियन गल्फ। तो दो प्रमुख जो है यहाँ पर गल्फ भी मौजूद थी होर्मुज के जो जलसंधि है, और ये दोनों उन्हीं के बीच में पड़ती है। एक का नाम है तो हो गया पर्शियन गल्फ, और दूसरे का नाम था ओमान गल्फ। इन दोनों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। आपको पता दोनों के दोनों इंडियन ओशन का हिस्सा है, ये इंडियन ओशन का हिस्सा है। हमारी जलसंधि है बोस्पोरस।
बोस्पोरस जल संधि भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप में इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये पहली बात तो पड़ रही है तुर्की में, और तुर्की इसलिए फेमस है, आप ये भी जानते हो, क्योंकि ये 2 महाद्वीपों में पड़ रहा है। एक तो एशिया में भी है, दूसरी साइड में ये कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी है। तो बोस्फोरस जो जल संधि है ये क्या काम करती है कि ये डिवीज़न पैदा करती है यूरोप में और एशिया में। तो एशिया को यूरोप से क्या कर रही है, अलग कर रही है। वहीं पर हम देखेंगे कि यूरोप के का जो क्षेत्र है वहाँ पर आप देखोगे कि एक सागर है जिसका नाम है मरमरा सी, मरमरा सी। तो ये मरमरा सी को आपस में कनेक्ट करवा रही है किसके साथ में, जो पड़ रहा है इस साइड में, यानी कि ब्लैक सी। तो ये काला सागर को मरमरा सागर से आपस में कनेक्ट करती है बोस्फोरस जल संधि। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो जल संधि है एशिया की, उसका नाम है डार्डनेलीज। तो डार्डनेलीज जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एशिया को क्या कर रही है, ये भी एशिया को यूरोप से अलग करती है। डार्डनेलीज जल संधि का अपना एक इतिहास रहा हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो रशिया ने यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए युद्ध भी जो है बहुत सारे लड़े हैं। यूरोप में बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे वॉर हुए हैं वहाँ पर। तो ये एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया के आसपास में एक महासागर, एक सागर है जिसका नाम है मरमरा सी, और यूरोप के ठीक नीचे साउथ में जो सी है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर को किससे कनेक्ट कर रहा है, भूमध्य सागर को ये कनेक्ट करता है किसके साथ में, मरमरा सागर के साथ में। आपको पता है कि भूमध्य सागर को हम जनरली अटलांटिक ओशन का पार्ट मानते हैं, ये अटलांटिक ओशन का इसको हम हिस्सा मानते हैं। तो ये लास्ट जल संधि है। उम्मीद है कि आपकी समझ में सभी के सभी जल संधि सही प्रकार से आई होगी। कहीं पर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, और प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया कीजिए। नमस्कार दोस्तों।